हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, पिछले 2 वीक से आप लोग काफ़ी ज़्यादा अगर एनालिसिस की वीडियो देख के बोर हो गए हो तो आज की बात हम करेंगे थोड़ी सी लर्निंग्स। तो आज संडे है दोस्तों, और संडे को हम थोड़ा लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं। इस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इंडेक्स फ्यूचर का यानी कि निफ्टी 50 का चार्ट है और ये SGX निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है पैटर्न, तो उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीमेटिक दिखाता हूँ, वो है हमारा एक्यूमुलेशन का सिमेटिक। तो ये हमें क्या दिखाता है दोस्तों कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन टाइप का चल रहा है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो वो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकता है। तो फिलहाल आप इसको लाइव मार्केट में समझ लें, उसके बाद आप जाके वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेशन का जो सिमेटिक है वो हमें अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको साथ साथ में मार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा प्राइमरी सपोर्ट, जिसको हम PS से दिखाते हैं। तो वो हमारा कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। जो पहला सपोर्ट लिया है प्राइस ने आते हुए नीचे, यहाँ पे वो हो गया हमारा प्राइमरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट के बाद क्या होता है, एक आता है, मतलब प्राइमरी सपोर्ट के बाद एक ऊपर मूवमेंट आता है। यहाँ पे आप देखो PS आया, PS के बाद ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आई है, फिर एक सेलिंग क्लाइमेक्स देखने को मिला है। तो सेलिंग क्लाइमेक्स क्या होता है कि एक क्लाइमेटिक सेलिंग देखने को मिली है मतलब। ठीक है, तो हम कहाँ पे देख रहे हैं, ये कैंडल देखो आप, कितनी तगड़ी सेलिंग आते हुई दिखी है इसमें। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे सेलिंग क्लाइमेक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स। उसके बाद क्या देखते हैं हम, एक यहाँ पे AR आता है। AR का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक रिएक्शन। तो जैसे ही क्लाइमेटिक सेलिंग देखने को मिलती है, उसके बाद से क्या होगा, प्राइस में एकदम से ऑटोमेटिक रिएक्शन ऊपर की तरफ आता है। यानी कि यहाँ पे इस प्राइस पे कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है शेयर को, शेयर या फिर कोई भी आपका चार्ट है, यहाँ पे हमें एक एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। उसके बाद से हमें क्या देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक रैली। तो यहाँ पे हो गया एक ऑटोमेटिक रैली, जो ये पॉइंट है वो हमारा ऑटोमेटिक रैली हो गया। उसके बाद से क्या देखने को मिलता है, एक सेकेंडरी टेस्ट। सेकेंडरी टेस्ट क्या होता है, जो हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स था उसके पास प्राइस आके देखता है कि ये जो डिमांड था, तो ये जो डिमांड था ये खाली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया है या फिर यहाँ पे सच में डिमांड है। तो उसके लिए क्या होता है, एक बार टेस्ट होता है इस लेवल का। तो यहाँ पे टेस्ट हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी टेस्ट। जो यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो ये नीचे की तरफ प्राइस आया है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी टेस्ट। आप इसको भी बोल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको भी सेकेंडरी टेस्ट बोल सकते हो। ये भी एक तरह का सेकेंडरी टेस्ट है। तो कुछ भी इसमें एग्जैक्ट टाइप का नहीं होता है, मतलब कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि जो हमारा ये पुराना जो डिमांड का जोन था, जिसको हमने सेलिंग क्लाइमेक्स से डिनोट किया है, ये हमारा दोबारा टेस्ट हुआ है। तो उसके बाद से हमें कैसा रिएक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे जब ये टेस्ट करने आया है, 2 बार टेस्ट हुआ एक्चुअली, आप इसमें से किसी को भी सेकेंडरी टेस्ट बोल सकते हो। तो हम फिलहाल इसको सेकेंडरी टेस्ट मान के चल रहे हैं, क्योंकि इससे आपको मिलता जुलता मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट टाइप का फील होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सेकेंडरी टेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट हो गया, इसको भी बोल सकते हैं। अगर इसको हम सेकेंडरी टेस्ट बोलते हैं तो ये हमारा AR होगा और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी टेस्ट होगा। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे हमारा फेज A कंप्लीट हो जाता है सेकेंडरी टेस्ट के बाद। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे हमारा फेज A कंप्लीट हो गया। उसके बाद फेज B शुरू होता है। ठीक है, फेज B शुरू होता है, तो फेज B में क्या होता है, या तो आप यहाँ से बोल सकते हो फेज B शुरू हो गया। फेज B थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर सेलर होते हैं दोनों को निकाला जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, उसके बाद से आता है एक सेकेंडरी टेस्ट, फेज B में आता है। तो सेकेंडरी टेस्ट क्या करता है, जनरली जो आपका सेलिंग क्लाइमेक्स है उसके नीचे जाके देखता है कि वहाँ पे कोई डिमांड सच में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B। तो वो कहाँ हो गया हमारा, सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ये हमारा भी, यहाँ पे हम इसको वर्टिकल लाइन से भी दिखा सकते हैं, ताकि हम अलग अलग जो फेजेज हैं उनको भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो वर्टिकल लाइन हमारी यहाँ पे हो गई हमारा फेज A कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फेज B शुरू हो रखा है। तो उसके बाद से क्या होता है, कई बार यहाँ पे स्प्रिंग देखने को मिलता है, जो कि फेज C में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग देखने को नहीं मिला है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्प्रिंग देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा वाला सिमेटिक लिया है, जिसमें आपको स्प्रिंग दिखाया ही नहीं गया है। स्प्रिंग में क्या होता है, नीचे की तरफ एक टेस्ट करता है, फिर से सेकेंडरी टेस्ट का जो जोन था उसको दोबारा से नीचे की तरफ टेस्ट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ नीचे तक प्राइस नहीं आता, यहीं से रिवर्स कर जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया फेज C। ठीक है, तो फेज C में क्या है, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, जिसको LPS से दिखाया हुआ है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट ना आके यहाँ पे क्या आता है, स्प्रिंग आता है दोस्तों। स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग टेस्ट होता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। उसके बाद से यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। ये हमें क्या देखने को मिला है, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप, जिसमें क्या कि सारे हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक हमें मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एकदम एग्जैक्ट आपको वैसा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हमारा फेज C कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फेज D में क्या होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब कि प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दिया है, तो एक हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। ठीक है,
उसके बाद से क्या होता है, ये भी हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखाया यहाँ पे बैकअप या फिर लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट देखने को मिला। इसको आप बैकअप भी बोल सकते हो। बैकअप जनरली मैं तो उसको बोलता हूँ जब प्राइस एकदम से ऊपर ब्रेक करके चला जाता है, उसके बाद से इसको टेस्ट करता है, तो उसको हम बैकअप बोल सकते हैं। तो फिलहाल क्या है, प्राइस हमारा फेज डी में है और यहाँ से क्या हो सकता है, अब एक मार्कअप लग सकता है। मार्कअप क्या होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है, तो इसको हम बोलेंगे बैकअप बोल सकते हैं। जो ये कैंडल आई है नीचे की तरफ, उसके बाद से यहाँ से तुरंत हमें प्राइस में ऊपर की तरफ रिजेक्शन देखने को मिला है, इसको हम एक बार को बैकअप बोल सकते हैं। तो इसको मैं BU लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बैकअप हो गया। उसके बाद से यहाँ से हम वेट कर रहे हैं, एक हमें फेज, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक फेज ई स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे एक हमें अच्छा खासा ऊपर की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये क्या हुआ, हमारा लाइव चार्ट में हमने एक बार को वाइकॉफ एक्यूमुलेशन को थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग का कमेंट भी थे वाइकॉफ एक्यूमुलेशन में कि आप एक बार इसको चार्ट में एक्सप्लेन कीजिए, लाइव चार्ट में एक्सप्लेन कीजिए। तो मार्केट में दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो लाइव मार्केट में सीखने से अच्छा कुछ नहीं होता है। तो लाइव मार्केट में हमने जैसे कि देखा, जैसे पैटर्न डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है। अब हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बैकअप आ सकता है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्कअप आ सकता है। मार्कअप आने के बाद क्या हो सकता है, उसके बाद से प्राइस एक बार नीचे की तरफ आए और फिर हमारा एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो जिसके बारे में एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी कल प्रोवाइड की थी। फिलहाल हम वाइकॉफ एक्यूमुलेशन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोग अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट था इस पोजीशन पे कहीं पे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे इसके ऊपर गया है, जैसे मेरे को साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिला है, यहाँ से मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। तो ये होता है दोस्तों, अगर आपका जो लॉस है ना, लॉस को हमेशा आपको कट करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि लॉस अगर आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे ना, अपना अगर ड्रॉडाउन आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे, तो आपको मतलब क्या होता है कि दोबारा आपको प्रॉफिटेबल होने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और या तो आपको कहीं से और से फंड का सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि ड्रॉडाउन के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। अगर ड्रॉडाउन को आप कंट्रोल नहीं करते हो तो आपको ट्रेडिंग फंड पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि लॉस हो जाना, ट्रेड गलत चले जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रेड गलत जाने के बाद अपने लॉस को कवर नहीं करना, ये गलत बात होती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, बड़े बड़े ड्रॉडाउन फेस करने पड़ सकते हैं। तो ड्रॉडाउन फेस करने का मतलब ये होता है कि अगर आपको जैसे मान लो 50% का अगर आपको ड्रॉडाउन देखने को मिल गया बाई चांस, तो उसके बाद से क्या होता है कि अगली बार आपको जो ब्रेक इवन तक जाने के लिए ना आपको 100% का रिटर्न चाहिए। यानी कि अगर आपका 100 रुपये का कोई स्टॉक है, वो 50 रुपीज़ तक गिर गया है, तो उसको अगर वहाँ से आपको दोबारा से उसके 100 रुपये जाने के लिए उस 100% का गेन करना पड़ेगा, यानी कि उस स्टॉक को डबल होना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्रेक इवन आएगा, ठीक है। उसके बाद भी प्रॉफिटेबल होने की कोई गारंटी नहीं होगी। तो इसलिए आपको ड्रॉडाउन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे आप 10% की अगर बात करते हो, अगर 10% का फॉल आ गया तो 10% में भी आपको अगर कवर करना है तो 11% का आपको रिटर्न चाहिए, समझ रहे हो आप। जैसे कि आपका 100 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, और वो गिर के 10% 90 रुपये का आ गया, तो 90 रुपये में आपको 11% का रिटर्न चाहिए दोबारा 100 रुपये जाने पर। तब भी वो 100 रुपये पर नहीं आएगा, 99.9% पे आएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि दोस्तों 10% के आसपास अगर आपका ड्रॉडाउन आता है तो वहाँ पर आप कवर कर लो और उसके बाद से दूसरी ट्रेड को देखने की कोशिश करो, या फिर दोबारा आपको एंटर करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे एंटर करो। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपको ड्रॉडाउन को कंट्रोल करना चाहिए। उसको भी कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो हेजिंग वगैरह करके कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि होता है कि मान लो आपने एक साल 50% कमा लिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एक साल में आपने 50% कमा लिया, तो हम कैलकुलेटर में देखते हैं। मान लिया हम शुरू करते हैं 100 रुपीज़ से, ठीक है। तो 100 रुपीज़ से आपने कितना कमाया इसका 50%, तो आपका कितना हुआ 50, और हमारा पहले फंड कितना था 100, तो इसको कितना हो गया हमारा टोटल फंड 150, ठीक है। अब 150 में अगले साल फिर आपको 50% का रिटर्न मिल गया, तो 150 प्लस 150 का 50%, तो आपका कितना हुआ 225 हो गया फंड, ठीक है। तो 2 साल में आपने 50% रिटर्न कमाया, तो आपका 100 रुपीज़ का जो फंड था वो 225 हो गया। लेकिन उसके बाद अगले साल क्या हुआ, अगले साल बहुत ज़्यादा बेकार चला गया, तो किसी वजह से आपको वहाँ पे 50% का लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 225 का 50%, तो ये कितना हो गया आपको 112। तो आपने 100 रुपीज़ से शुरू किया और वापस आपका टोटल 3 साल का रिटर्न कितना हुआ, केवल 12.5%, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर आप अपने ड्रॉडाउन को कंट्रोल नहीं करते हो तो आपका जो रिटर्न होता है वो मतलब वहीं पे पहुंच जाता है। तो ये होता है दोस्तों, अगर आप अपने ड्रॉडाउन को कंट्रोल नहीं करते हो, 2 बार आपने 50% कमा भी लिया, उसके बाद से एक बार अगर आपको 50% का लॉस हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपने जितना भी रिटर्न कमाया था वो मतलब कोई ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा नहीं। 3 साल का रिटर्न यहाँ पे हमें केवल 12% का देखने को मिला, 12.5% का, और जबकि आपने 2 साल ऑलरेडी 50% कमाया हुआ था।
तो ये चीज़ें दोस्तों हमेशा अपने ड्रॉडाउन को कंट्रोल करने की कोशिश करो दोस्तों। तो दोस्तों आपको जहाँ पे भी लगता है कि आपकी ट्रेड सही नहीं जा रही है तो वहाँ पे तुरंत आप एग्जिट करके निकल जाओ। अगर कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि आपका लूजिंग स्ट्रीक भी चल रही होती है। लूजिंग स्ट्रीक क्या चल रही होती है कि आप मतलब ट्रेड सही ले रहे हो, सब कुछ सेटअप के हिसाब से सही ले रहे हो, फिर भी आपको रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहे होते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए, आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए कि कुछ टाइम का आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद से दोबारा से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप फिर वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग, एवरेजिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, तो इस टाइप की हरकतें करते हो जिसकी वजह से आपका ड्रॉडाउन और ज़्यादा बढ़ता है, और जितना ज़्यादा ड्रॉडाउन बढ़ता है उतना ज़्यादा हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ता है, और उसकी वजह से हमें दोबारा उस लॉस को रिकवर करने की इच्छा बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी बेट्स लेते हैं जो कि हम अपनी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से नहीं लेते हैं। या तो आप अपने पोजीशन साइजिंग को बिल्कुल कंट्रोल में रखो और अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अलावा कोई भी जो ट्रेड आती है उसको नहीं लो। जब तक आपका बहुत ज़्यादा इंट्यूशन ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से आपको ट्रेड ऐसी लेनी चाहिए, तब तक आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे ही बिलीव करो। और दूसरी बात, अपना पोजीशन साइजिंग फिक्स करो। तो लॉस को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको काट के अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया करो दोस्तों। उसके बाद से एक बार अपनी पोजीशन आप एग्जिट कर दोगे, उसके बाद आप ठंडे दिमाग से सोच पाओगे। ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में ही कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, एक दो दिन में ही बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिल जाएगा जिसको आप मिस कर दोगे। ऐसा नहीं होता। आप एक बार एग्जिट करो, उसके बाद ठंडे दिमाग से अच्छे से सोचो, उसके बाद से अगली बार आपको कहाँ पे पोजीशन लेनी है तो आप अच्छे से सोच पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। तो होता क्या है कि एक बार अलग अलग देश की पुलिस होती है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे कंपटीशन होता है, एक जंगल में एक शेर को छोड़ा होता है। अब वो शेर को पकड़ के लाना होता है, तो उसमें हर देश की पुलिस होती है, कुछ कुछ घंटों में लेके आते हैं। उसके बाद लास्ट में बारी आती है इंडियन पुलिस की। तो इंडियन पुलिस होती है, वो 3-4 दिन हो जाते हैं, वापस ही नहीं आते जंगल से। तो जो भी वहाँ के ऑर्गेनाइजर होते हैं वो सब देखते हैं यार क्या हो गया। तो जो हमारी इंडियन पुलिस गई थी वो अभी तक लौट के नहीं आई, कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया जो उनकी टीम गई थी। तो वहाँ पे बाकी जो लोग होते हैं सब लोग कैमरा वैमरा लेके वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे देखा जाता है तो इंडियन पुलिस ने क्या होता है, भालू को उल्टा टांग के पीट रहे होता है, बोलते हैं उसको, बोल कि तू शेर है, बोल कि तू शेर है। तो जब वहाँ से पूछा जाता भाई क्या हो गया, तुम आए क्यों नहीं, तो कह रहे हमने देखो पकड़ तो हमने 5 मिनट में लिया था, लेकिन अब ये कबूल नहीं रहा है कि ये शेर है। इस चक्कर में इतना डिले हो गया, 3-4 दिन लग गए, वरना हमने केस तो तुरंत ही क्लोज कर दिया था। तो दोस्तों ऐसा हमें बिहेव यहाँ मार्केट में नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले ली उसके बाद से आप अपने कोई भी फैक्ट और लॉजिक से अपनी ट्रेड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे एवरेजिंग कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आपका ही लॉस होगा उसमें और किसी का लॉस नहीं होगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपने ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाओ। उसके बाद से दोबारा उसी ट्रेड में आपको एंटर करना हो तो दोबारा आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि कुछ ही टाइम में या कुछ 1-2 घंटे में या कुछ 1-2 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम की कोई ट्रेड कर रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि जिससे आप कोई भी ट्रेड से मिस आउट हो जाओगे। एक आध ट्रेड मिस आउट भी होगी तो आपको कुछ पॉइंट ही मिस आउट होंगे, लेकिन वो फिर भी आपका जितना लॉस हुआ है लॉस से तो बढ़िया होगा कि आप कुछ पॉइंट अगर मिस भी कर दे रहे हो तो वो चीज़ उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कुछ पॉइंट कल जो लॉस करते हो, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट डालता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।